स्क्रीन पर ब्लैक स्पॉट्स आए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बैक साइड में पार्टिकल्स आए होंगे तभी तो उसके ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स आए होंगे, रिबाउंडिंग हुई होगी तभी तो ब्लैक स्पॉट्स आए। ठीक है, मतलब बॉलर की साइड स्क्रीन लगी हुई है और बॉलर की वाली स्क्रीन पर बॉलर तो बॉल सामने की तरफ फेंक रहा है ना, तो विकेट कीपर वाली स्क्रीन पर ब्लैक स्पॉट्स आने चाहिए थे, लेकिन अगर बॉलर वाली स्क्रीन पर ब्लैक स्पॉट्स आए इसका मतलब क्या हुआ, बॉलर वाली स्क्रीन पे भी ब्लैक स्पॉट्स आए हैं इसका मतलब क्या हुआ, बॉलर के पीछे वाली स्क्रीन पे वापस आ गई, मतलब तुमने सिक्स मारा होगा बॉलर के सर के ऊपर से, बॉलर के डायरेक्शन में रिबाउंडिंग हुई होगी ना। डिड यू गेट इट, कैसे पता चला उसे? यस मैम। अब समझ में ये आया? एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में हुआ था क्या मैम? ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में हुआ था? नॉट एग्जैक्टली इन वैक्यूम, क्योंकि ये इतने हेवी पार्टिकल्स हैं कि एयर से इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, इतने लाइट नहीं है ना कि एयर उनको उड़ा ले जाए। ठीक है, और ऑब्वियसली विंड में तो करेंगे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे किया गया था। ठीक है, सो नॉट एग्जैक्टली अंडर वैक्यूम। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है, अब लेकिन ये मॉडल भी बहुत अच्छा फॉलो नहीं करा गया। कैन यू गिव मी क्यों नहीं फॉलो किया गया होगा ये अच्छे से? इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स नजर आ गए लोगों को, मतलब पीछे पड़े रहते थे लोग सबके, है ना? तो क्या ड्रॉबैक समझ में आए? ड्रॉबैक्स, वैसे तो इसका हम इम्पोर्टेंस पहले देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं किस वजह से इसको क्रेडिट मिला। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? इम्पोर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा? कैन यू टेल मी क्या इम्पोर्टेंस है? कम ऑन, अपने आप से एक वाइल्ड गेस लो, कम ऑन, बी एक्टिव। We get to know that there is empty space in atom. Yes, you got to know that. इसका पहले electrons revolve around a fixed path in an orbit. Yes, yes. Ma'am, but Rutherford's idea was idealistic. It cannot be seen that there are actual spaces or not. अरे तो पहले मुझे इम्पोर्टेंस बताओ बेटा, फिर उसकी बैंड बजा लेना, पहले उसको क्रेडिट तो दे दो, पहले अप्रिशिएट तो कर दो। कैसे अप्रिशिएट करोगे उसे? Ma'am, we got to know about the structure of the atom. Yes, he was the first person जिसने एक्सपेरिमेंट करके हमें मॉडल दिया था। थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसकी जो मर्जी आई उसने बोल दिया। रदरफोर्ड ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, उस वे में तो उसको क्रेडिट अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं? तुमने मेहनत करी अपना मॉडल देने में, विल बी अप्रिशिएट हिम और नॉट? एक साइंटिफिक तरीके से किया तुमने, ठीक है? Yes, so he was the first person, he was the first person who studied the model of the atom, structure of the atom experimentally in a scientific manner. Okay, to study the structure of the atom, कोई रैंडम चीज नहीं बोली, हवा में बातें करना स्टार्ट नहीं किया, पूरा एक्सपेरिमेंट कर करके उसने हमें एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ द एटम साइंटिफिकली। जैसे हम लोग साइंटिफिक पैटर्न होता है ना, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर प्रूफ करते हैं, तो वैसे ही उसने प्रॉपर तरीके से किया। और क्या तरीका अच्छा लगा उसका? उसने जो कॉन्सेप्ट, जो हमें एक्सपेरिमेंट करके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, he gave the concept of nucleus. yes, जो इसको मेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, he was the person who gave the concept of nucleus. So he was the person who gave the concept of nucleus. He gave the concept of nucleus, okay, and orbits. He was the first person who gave the concept of nucleus and orbits. ठीक है, अब लेकिन साइंटिस्ट को प्रॉब्लम होने लग गई इसके मॉडल से, तो वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ड्रॉबैक्स। मैम, हाँ बोलो। मैम एक प्रॉब्लम ये तो नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें लिखा है कि सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करते हैं, तो मैम एक्सेलरेशन भी होना चाहिए फिर। हाँ वो तो होगा ही। सो ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि उसने ये तो बोला इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, लेकिन एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में होंगे? कैसे रिवॉल्व करेंगे? जैसे अगर हम गोल्ड की ही बात करें, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79,
तो 79 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे या अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, और अगर अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो एक ऑर्बिट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। डिड ही गिव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट? कुछ बताया कितने ऑर्बिट्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स? सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि नो इंफॉर्मेशन regarding number of electrons in each orbit। ठीक है, तो उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें ना एक ग्राउंड, तुम्हारे पीटी टीचर ने बोला तुम्हें एक ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, मतलब यू हैव टू टेक द राउंड, जैसा होता है ना पीटी क्लास, लाइक फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में क्या बोलते हैं कि जाओ तुम जाकर के स्पोर्ट्स डे से पहले कि जाओ टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस ग्राउंड। तो पहले तुम क्या करते हो? पहले जोश में क्या करते हो? एक्सेलरेशन होगा पहले। अरे पहले मैं सिंपल तुमसे बात कर रही हूँ, तुम फिजिक्स ले जा रहे हो, तुम सिंपल मुझे बताओ तुम पहले क्या करते हो जब तुमको बोला जाता है टीचर? और तेज भागेंगे। हम बहुत तेज भागते हैं। तेज भागते हो और बाउंड्री को कवर करने की कोशिश करते हो कि नहीं? यस मैम। हाँ, यू ट्राई टू कवर द लार्जर पार्ट। ठीक है, तुम बोल सोचते हो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल हम सिंसियरिटी से आगे आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ तक तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। फिर तुम क्या करते हो? ट्रैक चेंज करते हो? यस मैम। क्या करने लगते हो? एनर्जी यहाँ तक क्या होता है, सेंटर के पास जाने लगते हैं। हाँ, यहाँ तक एनर्जी लूज हो जाती है, तुम्हें रियलाइज होता है भाई इतनी शराफत दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू डू? यू शॉर्टन योर पाथ। यू माइट हैव सीन एथलीट्स को भी ऐसे करते हुए कि जब रेस स्टार्ट होती है तो वो अलग अलग ट्रैक में होते हैं और बाद में वो सबसे क्लोजेस्ट सेंटर वाले ट्रैक में चले जाते हैं। ऐसा होता है? हैव यू सीन रेस में देखा है? यस मैम। लॉन्ग रेसेस में ऐसा ही होता है ना, पहले अलग अलग पार्ट्स में खड़े होते हैं, अलग अलग ट्रैक्स में होते हैं, एंड लेटर ऑन यू विल सी कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर रनिंग इन द सेम ट्रैक। फिर यहाँ तक पहुंचे तो क्या होगा? फिर रियलाइज हुआ अरे बहुत एनर्जी जा रही है, बहुत थक रहे हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर और थोड़ा सा अपने पाथ को शॉर्ट करोगे and again there is a continuous energy loss, so you will try to shorten your path and slowly you will come near to the nucleus, और धीरे धीरे क्या होगा? You will fall inside the न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा ना ऐसा, सेंटर पे पहुंचते जाएंगे छोटा छोटा करते हुए। तो ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, okay, so what will happen? Electron will continuously lose energy। तुम काम कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, तो obviously you will continuously lose energy, और तुम्हें कोई बगल में ग्लूकोज देने वाला नहीं है, तो तुम्हारे को एनर्जी गेन भी नहीं मिल रहा। तो इलेक्ट्रॉन को भी कोई एनर्जी गेन नहीं मिल रहा है, उल्टा वो चक्कर काट रहा है, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस ही हो रही है। सो टू कंपनसेट दिस, व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन डू? To compensate the energy loss, अब उसको दिखेगा shorten its path. energy, yes, to compensate the electron will shorten its path, and because of this continuous loss of energy and shortening of the path, what will happen? Due to continuous, it will collide with the nucleus. Yes, it will come near to the nucleus due to continuous loss of energy, okay, and shortening of the path. What will happen? Electron will reach the nucleus, okay, it will reach near to the nucleus, and एक stage ऐसी आएगी जब electron will fall inside the nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या एटम स्टेबल रहेगा? No ma'am। So that means atom is unstable. Atom will become unstable, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम डिस्ट्रॉय हो गया, एटम का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। मतलब कहने का सेंस ये है कि हर एक एटम धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, हर एक एटम कंटिन्यूअसली श्रिंक कर रहा होगा।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से जाएं तो हर एक एटम धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ श्रिंक कर रहा है, तो वो भी एटम भी कंटिन्यूअसली श्रिंक कर रहा होगा। ठीक है, मतलब हमारी बुक्स क्या हो रही होती होंगी, श्रिंक कर रही होंगी साइज में। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है कम पढ़ना पड़ेगा अगर श्रिंक कर जाए तो। हमारी टेबल चेयर श्रिंक कर रही होंगी, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, इट इज मेड अप ऑफ मैटर। बट एग्जैक्टली डज इट हैपन लाइक दिस? डज इट हैपन लाइक दिस? नहीं होता ना। हमारी ना टेबल चेयर श्रिंक करती हैं, ना कुछ और ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता है इस टाइप से। इवन तुम्हें ग्रो करने की जगह क्या होना चाहिए, तुम्हें छोटा छोटा इन्फेंट बन जाना चाहिए, बेबी बन जाना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? Do you grow smaller or do you grow larger? You are also made up of atoms. So tell me, what happens to you? You grow in size or you are growing smaller? Grow in size. Grow in size. Or increasing in size. You're not going smaller. ठीक है, तो उल्टा चीज नहीं होता है। सो अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी की बात करें तो इट इज शोइंग, रदरफोर्ड्स मॉडल इज शोइंग दैट एटम इज अनस्टेबल, कंटिन्यूअस श्रिंकेज एंड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय। सो रदरफोर्ड्स मॉडल is showing that the atom is unstable, but atom तो stable होता है। हमारा साइज मिलियंस और मिलियंस ईयर तक टेबल चेयर का वही रहता है, मतलब एक एटम श्रिंक नहीं करता, उसका साइज वही का वही रहता है। So what is the drawback of Rutherford's model? He is not able to explain The stability of the atom. how is the atom stable. He is not able to explain the stability of an atom. ठीक है, जिसको मेन जो मतलब रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था एक बोर कर करके, तो उसने उसको रेक्टिफाई कर दिया। उसने इसके जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको प्रॉपर साइंटिफिकली रेक्टिफाई कर दिया गया, लेकिन रदरफोर्ड बेसिस पर। और पता है इतना अच्छा रेक्टिफाई किया कि इसको नोबेल प्राइज मिला। You know, Bohr got a Nobel Prize for doing his contribution to find the structure of the atom. So he even got the, yes Ma'am, the correct structure. what did you say? I can't hear you. Ma'am, the correct structure. Yes, the correct structure. So बोर को इतना अच्छा काम किया, मतलब एक्चुअली मेहनत करी थी रदरफोर्ड ने और क्रेडिट मिल गया था बोर को, क्योंकि उसने उसको रेक्टिफाई कर करके हमें स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से बेसिकली रदरफोर्ड्स मॉडल फेल हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करवा दिया था। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट वही करने वाले हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले तो क्या आया, बोर और बरी आए, दो साइंटिस्ट आए, बोर बरी स्कीम। उन्होंने हमें पहला जो ड्रॉबैक था, व्हाट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? What was the first drawback of Rutherford's model? What is the first drawback of Rutherford's No information regarding number of electrons in an orbit. So Bohr-Bury scheme gave us they rectified the first, there were two scientists, Bohr and Bury, so they rectified the first drawback, that is they gave us number of electrons which can exist in an orbit. He gave it by a formula that is equal to 2n square, where n is the number of orbit. ओके इसके हिसाब से उसने हमें बताया कि एक ऑर्बिट में, सॉरी आई शुड राइट इट प्रॉपर्ली, माय मिस्टेक। सो एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसका इंफॉर्मेशन इसने हमें दिया। सो मैक्सिमम, फर्स्ट ड्रॉबैक जो है रेक्टिफाई हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, उसके लिए उसने हमें एक फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर, इसी को हम लोग बोर-बरी स्कीम बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला टेलिंग अस? n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉबैक रेक्टिफाई हो गया। दैट मींस व्हाट, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, और उसने इनको नेम भी किया, बोर ने उसको नेम भी किया, ही कॉल्ड इट एज, बोर्स के पोस्टुलेट्स की बात करी जाए तो बोर्स के पोस्टुलेट में बोर ने सेकंड ड्रॉबैक में ही नेम दी ऑर्बिट्स आल्सो, बोर्स
name the orbits as KLM. अब K से क्यों स्टार्ट किया ना मुझे नहीं पता. I found क्या किसी को पता है यस मैम. क्या K से क्यों स्टार्ट किया? टेल मी. मैम ताकि फर्दर अगर कोई और उससे छोटा शेल मिलेगा तो फिर उसका नाम मतलब उसके पहले वाले अल्फाबेट माइट बी द रीजन. मुझे कोई एक अच्छा रीजन नहीं मिला था तो आई वाज नॉट नोइंग. थैंक यू फॉर टेलिंग अस. तो उसने KLMN शेल से डिसाइड किया. तो K शेल का मतलब हो गया N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑर्बिट यही है तो N 1. ठीक है. सो फर्स्ट ऑर्बिट. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2. कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर पुट करो. 2 1 का स्क्वायर. तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे? 2. अब L शेल की बात करी जाए तो L शेल का मतलब क्या हो जाएगा? N is 8. equal to 2. सो अब इसके अंदर कितने 8. मैक्सिमम? 1 मिनट. आई थिंक हमारे साथ में कोई श्वेता शर्मा करके नहीं है. दिस इज एन एक्स्ट्रा पर्सन. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट. ओके. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अगर हम लोग ये पुट करते हैं तो 2 into 2 का स्क्वायर इट विल बी हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड सिमिलरली M शेल की बात करें तो N is equal to 3 हो जाएगा. टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 16. यस. 16. फिर से देखो. 18. यस. 18. 3 is a 9. And N shell की बात करी जाए तो N is equal to 4. What is the maximum number of 32. electrons? 32. तो ये हो जाएगा 2 into 4 का स्क्वायर and that is 32 electrons. And you can go further and so on. Okay, so इस वे में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. Ma'am, can you name the largest atom like which has many shells exceeding n? Exceeding N, yes. OPQ, you can just move on like that. 7 shells तक आज तक डिस्कवर हुए हैं. 118 elements means 7 shell डिस्कवर हुए हैं. And they are moving further. कि गलती से मिस्टेक हो गया था. पहले A और B लिखा था फिर लगा कि इससे ज्यादा निकल जाए इसलिए K और L रख दिया था बाद में. अच्छा अच्छा. ओके. यस यस. हाँ यस. व्हाट वाज योर डाउट? आई डिड नॉट गेट इट. अभी क्लियर हुआ? MN के आगे भी हो सकते हैं बट मैं मतलब Yes, नहीं ज्यादा ma'am. डिटेल में जा रही हूँ. मैं इतने ही रख रही हूँ. तुम उसके आगे ऐसे ही करते जाओगे. Okay, ma'am. ठीक है. ओके. फिर आती है. But ma'am, in compounds, when two big elements अरे make a कंपाउंड से एक compound, so एटम then थोड़ी we ना can. होता है. एटम की बात Yes, चल रही है ना. ma'am. चैप्टर का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर. Atomic structure. कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात कहाँ से आई बेटा? आर यू क्लियर? कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात नहीं आएगी ना. एटम के स्ट्रक्चर की ही बात आएगी. आर यू क्लियर? Yes, ma'am. फाइन. अभी हम एटम का करेंगे. फिर जब केमिकल बॉन्डिंग आओगे तब हमें कहीं जाकर के तुम्हें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी. पहले एटम्स का तो कर लो. लेट अस मूव स्टेज बाय स्टेज. ओके फाइन. सो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट में हमें क्या करना है? दैट इज कि जो मैनर होता है जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट लिखते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज Electronic configuration. Electronic configuration. Very good. So what do you mean by electronic configuration? The manner in which the arrangement of electrons in an orbit, in specific orbits, is represented is called as electronic configuration. So the manner in which the arrangement of the electrons in specific orbit
is represented is called as the electronic configuration. ठीक है, so we will start from very basic. और मैंने तुम्हें कहाँ तक atomic numbers learn करने को बोला है? till 20. तो हम लोग एक एक करके एक एक एलिमेंट का लर्न करते हैं. सो नाउ जस्ट रिवाइज विथ मी. हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आई विल राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट, देन यू विल टेल मी द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, यू विल टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, एंड देन हियर वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटिंग द के शेल में कितने हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं एंड एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ठीक है, इस वे में हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 20 तक तो हम करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो हम लोग पहले ये करते हैं. फाइन. सो पहला एलिमेंट कौन सा आता है? Hydrogen. How do you represent hydrogen? Capital H. Atomic number is 1. तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बाकी सब T से रहेंगे. ठीक है, देन सेकंड इज हीलियम. H E. पहले ये H इसको दे चुके हैं, तो नाउ इट विल बी H E. एटॉमिक नंबर इज 2. So first shell can accommodate maximum of 2 electrons. तो यहाँ पर 2 हो जाएगा. अब हमारा फर्स्ट शेल क्या हो गया? फुल हो गया. अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेकंड शेल या L शेल में जाएगा. ठीक है, अब ये लिथियम. So again we move to the next one. Lithium. Very good. Lithium. So a symbol is Li. Atomic number is 3. So K shell, L shell. तो यहाँ 2 और यहाँ 2 and 1 और M and N खाली पड़े हैं. अब ये कितने अकोमोडेट कर सकता है? 8. तो हम 8 तक यूज करते जाएंगे. Then it is beryllium. Okay, so how will I write? Be. तो ये 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. 8 तक ले जाना है. फिर बोरॉन. What is the symbol? B. इसीलिए बेरिलियम को Be लिखा था. So it will be 2,3. Okay. Then carbon. Yes. Yes. And 4. बाकी खाली पड़े हैं. ठीक है, they are not filled. Fine. Then it is nitrogen. What is the symbol of nitrogen? N. Then how do you fill it? 2,5. Then oxygen. Yes. 8,6. 2,6. Then fluorine. Capital F. 2,7. Yes, Capital F. 2,7. And 2,7. then last, neon. What is the symbol? Nitrogen. N N. use कर चुके हो, तो Ne. Any. N. How will you represent? 2, 2 and 8. 2,8. Now see, my this shell is full. अब मेरा थर्ड शेल का एंट्री स्टार्ट हो जाएगा. सो नाउ थर्ड शेल का किससे एंट्री स्टार्ट होगा? सोडियम. सोडियम N ऑलरेडी यूज हो चुका है. ये देखो, सोडियम को S से नहीं रिप्रेजेंट करते, Na. Okay. 11. How will you write? 2, 8 and 1. 281. Magnesium. 281. Ma'am, 281. Yes. So Magnesium. Mg. Mg. 2. Mg. 282. Yes, very good. Aluminium. Aluminium. Al. 13,283. 283. 3. Then silicon. Silicon. Yes. Si. 14,284. 284. Then Phosphorus. Phosphorus. what is the symbol? T. Okay, 15. 285. and then 285. yes. Sulfur. Symbol. S. 286. Then Chlorine. Chlorine. Cl. Cl. 287. 287. And then Argon. argon. How do you represent? AR. 18. 288. अब third shell can accommodate maximum of 8. third shell can accommodate maximum 18. of 18 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. ठीक है, 8 ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होता है या नोबल गैस होती है. जैसे ये देखो, ये नोबल गैस है.
ओके और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। देखो ये नोबल गैस है, नोबल गैस है नियॉन, एंड इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सब लोग प्रेफर करते हैं 8 आ जाए उनके आउटर मोस्ट में। तो So इसलिए ma'am, we can say that every eighth element is a noble gas. no, not every 8th element, not further onwards after this. So 8 electrons in the outermost orbit is considered to be outermost orbit। ठीक है, जो outermost orbit होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। okay, जो outermost orbit होता है उसको हम And बोलते 2 हैं electrons also. what? बेटा पहले मुझे 8 बता देने दो, 1 minute, let me finish. 8 electrons in the outermost orbit is considered to be stable, ठीक है, and this is called as octet rule. Now इसका exception होंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों होंगे? Ma'am, they follow duplet rule. Yes, they follow duplet rule. Why duplet rule? What is the meaning of duplet rule? Because yes, they have only one orbit. They are having 1 and 2 electrons. Yes, 2 electrons. Only are 1 and 2 stable. electrons. तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 2 में ही काम चल जाता है, लेकिन बाकी बचे हुए कह सकते हो 114 एलिमेंट्स के लिए More than 1. मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आएगा हमारे पास पोटेशियम, ओके, एंड कैल्शियम। तो बाकियों में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इजीली तुम आराम से लिख पा रहे थे, लेकिन पोटेशियम एंड कैल्शियम में प्रॉब्लम क्या है? Now instead of writing 2892, you will break it. 281. Write 8. 2881. Similarly, then for 2882. calcium, you will write 2882. ठीक है, बट इसका ये सही रीजन नहीं है। इसका जो सही रीजन है ना वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी व्हेन आई विल गो फॉर SPDF। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रीजन सही रीजन नहीं है। क्योंकि व्हाई इट इज नॉट द करेक्ट रीजन? क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, वहीं पर अगर मुझे 21th एलिमेंट का लिखना हो, सपोजिंग इफ आई आस्क यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडेनियम। स्कैंडेनियम का मतलब होता है एटॉमिक नंबर Sc सिंपल होता है 21। सो उसके लिए हम लोग फिर से लिखने लगते हैं 2, 8, 9 एंड 2। मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फिर से यहाँ चला जाता है, मतलब यहाँ 9 होने लगते हैं। तो अगर 8 स्टेबल है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ क्यों आ रहा है? तो इसीलिए स्कूल में ना तुम्हें यहाँ तक ही कराया जाता है, इसके ऊपर नहीं कराते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसका रियल रीजन है जो मैं तुम्हें लास्ट में कराऊंगी। सिमिलरली अगर स्कैंडेनियम के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा दैट इज टाइटेनियम, Titanium, vanadium, chromium. Okay, then vanadium and chromium. तो vanadium and chromium के लिए ये जैसे 22 आएगा तो हम क्या लिखेंगे 2, 8, 10 and then again 2. Then vanadium के लिए 23 के लिए again I will write 2, 8 and 11 and 2 ऐसे लिखने लगते हैं। तो ये Ma'am, फिर but से can we transfer 1 or 2 electrons to the last shell? That may make it completely proper. बेटा इसका एक रीजन है, उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सो ये कब तक फिल होगा? जब तक इसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते तब तक ये करता रहेगा। जैसे कि अगर मैं क्रोमियम को स्किप कर रही हूँ, उसका एक रीजन है, बाद में बताएंगे। सो अगर मैं नेक्स्ट करूँ मैंगनीज का, मैंगनीज 25 है, Mn सिंबल है एंड क्या हो जाएगा 2, 8, 2। ठीक है, और यहाँ पर कितने आएंगे 8 + 5। कैन यू फॉलो दिस थिंग? उसका रीजन क्या है वो हम लोग बाद में करेंगे। So ma'am, till zinc, this third cell will keep on filling. Will be followed. Okay, so manganese के बाद अगर तुम बात करो तो iron, then cobalt, then nickel, फिर there is copper but I am skipping copper and then I am going to zinc. Okay, so this is 26, 27, 28 and this is 30. तो यहाँ तक ये चीजें फॉलो होती हैं। कब तक फॉलो होती हैं? जब तक लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते थर्ड शेल में। वो वैलिड था रीजन कि हमें लास्ट में 13 लाने, थर्ड शेल में 18 होते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ 18 हो जाएंगे, 8 + 6 and 2
this will become 8 plus 7 and 2, this will become 2 8 8 plus 8 and 2 16 हो गए ना। अब यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, 8 plus 10 and 2, 8 plus 10 means 18. and third shell can accommodate, third shell can accommodate 18. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब कॉपर और क्रोमियम मैंने क्यों स्किप किया, क्योंकि कॉपर एंड क्रोमियम फिर से एक्सेप्शंस हैं। क्यों एक्सेप्शंस हैं? उन जैसे यहाँ पे मैं आउटर मोस्ट पे 4 लिख रही हूँ ना, तो कॉपर एंड क्रोमियम में क्या लिखना पड़ता है, क्रोमियम एंड कॉपर। ये एक्सेप्शंस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वहां पे लिखा ये 24 है, ये 29 है, ये CR है, ये CU है। इनका रीजन मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, मैं बाद में दूंगी। ठीक है, उसका रीजन ये है कि 2 8 हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, वैसे क्या लिखना चाहिए, आई शुड राइट 8 plus 4 and then I should write 2. Over here how will you write it, 8 plus 9 and 2 ऐसे लिखना चाहिए। Tell me, I should write like this or not? Yes, ma'am. But actually क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, we don't write like this, we write 8 plus 5, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ लिखते हैं 1। यहाँ पर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है और यहाँ लिखते हैं हम लोग 1। ठीक है, बाकी हर एक केस में देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आफ्टर 20 टेल मी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, Chromium and copper. so this is again an exception, और इसका रीजन just now we can't tell you, we will do it when we will do SPDF type of configuration। ठीक है, जो एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक बेटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे सारे रीजंस क्लियर हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो वहीं से आया है, इसीलिए तुमको स्कूल में आफ्टर 20 स्टॉप करा दिया जाता है। फाइन, बट वी विल गो बियॉन्ड दैट, बट लेटर क्लास में, अभी की आज की क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फाइन, सो अब इसी के वे में क्वेश्चन एक तो तुम्हारे पास आ सकता है, नो यू डोंट हैव टू रीजॉइन। ओके, सो टेल मी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते जाओ। अगर मैं तुमसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, आउटर मोस्ट में कितने, Ma'am, the electrons in last shell. yes, Electrons in last shell. so if I ask you what is the number of valence electrons, so tell me यहाँ कितने हैं आउटर मोस्ट में? Ma'am, 1 2 3 4 5 6 7 Did you get it? Okay, यहाँ पे अगर मैं पूछूं how many valence electrons, again 8, फिर से 1 2 3 4 5। Yes, ma'am. Can you follow what is valence electron? Yes, And ma'am. then Ma'am, 6, electrons in the last shell. okay, and again 1 and 2। तो अभी तुम सिर्फ 20 तक ही करोगे। ठीक है, उसके बाद we will move beyond 20। ओके, अभी तक हम लोग 20 तक ही करेंगे, बाद में we will do beyond 20। Can you do this much? Yes, ma'am. तुम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हो which I am sending after the class? Are you able to do? Any doubt in those? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया करो। ओके,